Hello students, welcome to my YouTube channel. This YouTube channel is regarding to your basic knowledge of the chemistry. 11th क्लास से जो केमिस्ट्री का बेसिक कंसेप्ट है वो हम पढ़ने वाले हैं. सो स्टार्ट करते हैं. आपके NCERT सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको जो फर्स्ट यूनिट पार्ट 1 ऑफ केमिस्ट्री बुक जो आपको प्रोवाइड किया गया है, यूनिट फर्स्ट सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, जिसके अंदर आपको जनरल इंस्ट्रक्शंस में इम्पॉर्टेंस एंड स्कोप ऑफ केमिस्ट्री, क्या महत्व है और किस किस क्षेत्र में केमिस्ट्री का उपयोग है, वह आपको पढ़ने मिलेगा. हिस्टोरिकल अप्रोच टू पर्टिकुलेट नेचर ऑफ मैटर का जो पर्टिकुलेट नेचर है, दैट मीन्स जो मैटर है, जितने भी तत्व हैं वो पार्टिकल की फॉर्म में कैसे काम करते हैं, इसका हिस्टोरिकल अप्रोच किस तरीके से ऐतिहासिक तौर से उसे प्रूफ किया गया है वो आपको पढ़ना है. लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, केमिकल कॉम्बिनेशन के कुछ नियम होते हैं उनको पढ़ना है. डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, कंसेप्ट ऑफ एलिमेंट्स, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स. सबसे पहली जो थ्योरी दी गई थी डाल्टन के द्वारा, एटॉमिक थ्योरी फॉर द एटम्स, कैसे वो बनते हैं, उनका नेचर कैसा है. एलिमेंट्स का कंसेप्ट क्या होता है, एलिमेंट्स कैसे फॉर्म्ड होते हैं. एलिमेंट्स के बाद आप एटम्स और मॉलिक्यूल्स के कंसेप्ट को भी पढ़ेंगे. हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे फर्स्ट यूनिट सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री. आपके NCERT सिलेबस की पार्ट फर्स्ट जो बुक है केमिस्ट्री का, उसको पढ़ने वाले हैं फ्रॉम द क्लास 11th. तो चलते हैं हम यूनिट फर्स्ट की तरफ. क्लास 11th का जो मैंने अभी आपके साथ टॉपिक को डिस्क्राइब किया, इस चैप्टर के अंदर आपको क्या पढ़ना है. आगे बढ़ते हैं. सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री. केमिस्ट्री इज द साइंस ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड देयर ट्रांसफॉर्मेशंस. केमिस्ट्री क्या है? विज्ञान है मॉलिक्यूल्स का और उनके बीच होने वाले ट्रांसफॉर्मेशंस का. इट इज़ द साइंस नॉट सो मच ऑफ 100 एलिमेंट, ये सिर्फ उन 100 एलिमेंट्स का विज्ञान नहीं है, बट ऑफ द इनफाइनाइट वैरायटी ऑफ द मॉलिक्यूल्स दैट मे बी बिल्ट फ्रॉम दैम. बट ये कई तरह के उनके बहुत अलग अलग स्वरूपों का विज्ञान भी है, जिसमें हम अलग अलग मॉलिक्यूल्स को पढ़ते हैं और जो मॉलिक्यूल्स दैट मे बिल्ड फ्रॉम दैम, उन छोटे छोटे एलिमेंट्स के कॉम्बिनेशन से बन रहे हैं, उनको भी हम इसमें पढ़ते हैं. ओके, नेक्स्ट. Science can be viewed as the continuing human effort to the systematize knowledge for describing and understanding nature. आप विज्ञान को ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये कंटिन्यू ह्यूमन के एफर्ट्स से निकला हुआ एक केमिस्ट्री जो है ये ब्रांच है एक्चुअली. बट साइंस को हम क्या समझ सकते हैं कि विज्ञान क्या है. विज्ञान एक सिस्टमेटिक नॉलेज होता है किसी भी चीज़ को समझने के लिए, जो कि हमारे प्रकृति में, हमारे नेचर में प्रेजेंट होती है. You have learned in your previous classes that we come across diverse substances present in nature and changes in them in daily life. आप पिछले कुछ क्लासेस में पढ़ के आए हुए हैं कि बहुत सारे ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो प्रेजेंट होते हैं एंड उनमें कुछ ना कुछ परिवर्तन होता रहता है. जैसे कि कर्ड फॉर्मेशन, मिल्क से क्या बन जाता है, दही का बनना. आप शुगर केन की जूस से आप विनेगर को बना सकते हैं. बहुत लंबे समय तक शुगर केन जूस को रखेंगे तो उससे विनेगर बन जाता है. एंड ऑल्सो एग्जाम्पल इज रस्टिंग ऑफ आयरन. रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन में जो रस्ट हो जाती है वो भी किसका एग्जाम्पल ही है, ये भी आपका डेली लाइफ में आप जो चेंजेस देखते हैं उसमें ही एक एग्जाम्पल ये सभी भी हैं. नाउ फॉर द शेक ऑफ कन्वीनियंस साइंस इज सब डिवाइडेड इनटू वेरियस डिसिप्लिन्स. आप इनको और आसानी से पढ़ सके इसके लिए विज्ञान को और अलग अलग डिसिप्लिन्स में डिवाइड किया गया है. केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, जियोलॉजी एक्सेट्रा. ऐसे ही विज्ञान के जो अभी तक 10th क्लास तक हमने जो पढ़े हैं टॉपिक्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, इन्वायरमेंट, तो ये सभी क्या है, साइंस के ही कुछ सब टॉपिक्स हैं, या हम बोल सकते हैं उनके ही साइंस के अंदर ही पढ़ने वाले सब सब्जेक्ट्स हैं. अब 11th क्लास से आप एक स्ट्रीम चूज़ करते हैं जिसके अंदर आप कुछ पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स की स्टडी करना स्टार्ट करते हैं फॉर योर फ्यूचर रेफरेंस. आप फ्यूचर में किस फील्ड में जाना चाहते हैं उसके रिगार्डिंग आपको जिस भी इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट होती है, आप उस सब्जेक्ट को यहाँ पढ़ना स्टार्ट करते हैं. ओके, सो यही जो है ये सब्जेक्ट आप जो पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री,
फिजिक्स, बायोलॉजी, जियोलॉजी, ये सारे क्या है? ये सारे के सारे साइंस के ही सब डिवाइडेड डिसिप्लिन्स हैं। डिसिप्लिन्स बोले तो आप सब्जेक्ट समझ सकते हैं। द ब्रांच ऑफ अ साइंस दैट स्टडीज द प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज, स्ट्रक्चर एंड रिएक्शंस ऑफ द मटेरियल सब्सटेंसेज इज कॉल्ड केमिस्ट्री। अब केमिस्ट्री को आप कैसे समझ सकते हैं? विज्ञान का वह ब्रांच, विज्ञान की वह शाखा जिसमें आप अलग अलग मटेरियल्स, जो सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं, उनके प्रिपरेशन, उनकी प्रॉपर्टीज़, उनके स्ट्रक्चर्स और उनके बीच होने वाले रिएक्शंस को पढ़ते हैं। उस ब्रांच को हम क्या बोलते हैं? केमिस्ट्री बोलते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। डेवलपमेंट ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री का विकास कैसे हुआ? केमिस्ट्री एज वी अंडरस्टैंड इट टुडे, इट इज़ नॉट अ वेरी ओल्ड डिसिप्लिन। जैसे हम आज जानते हैं केमिस्ट्री को, ये उतना पुराना डिसिप्लिन नहीं है, उतना पुराना विषय नहीं है। केमिस्ट्री वॉज नॉट स्टडीड फॉर इट्स ओन शेक। केमिस्ट्री को सिर्फ उसके पढ़ने के लिए नहीं पढ़ा जाता है कि हम केमिस्ट्री के बारे में जान लें कि आखिर है क्या, बट रदर इट केम अप एज अ रिजल्ट ऑफ सर्च फॉर टू इंटरेस्टिंग थिंग्स। बल्कि यह दो चीज़ों के रिजल्ट है, दो चीज़ों के सर्चिंग का रिजल्ट है, दो चीज़ों को ढूंढा जा रहा था। अब वो दो चीज़ें क्या है जिसकी वजह से हमें केमिस्ट्री को पढ़ने का मौका मिल रहा है? द फर्स्ट इज फिलोसफर्स स्टोन दैट इज कॉल्ड पारस, विच वुड कन्वर्ट all the baser metals, example iron and copper, into a gold। ये फिलोसफर स्टोन को हम हिंदी में पारस पत्थर भी बोलते हैं। जो आपने अपने बुजुर्गों के मुंह से कभी सुना हो, आप उनसे पूछिएगा, वो आपको बताएंगे। पारस पत्थर एक ऐसा पत्थर होता है जो कि किसी भी मैटर के टच में आने से उसको गोल्ड में कन्वर्ट कर देता है, उसे फिलोसफर्स स्टोन कहा जाता है। तो उसको सर्च आउट करते समय इस केमिस्ट्री के ब्रांच की भी एक संरचना हो गई, हम उसको भी पढ़ते हैं। एलेक्सर ऑफ द लाइफ विच वुड ग्रांट इमॉर्टलिटी। अच्छा, दूसरा पॉइंट क्या था? दूसरी चीज़ जो इंटरेस्टिंग थिंग थी जिसको ढूंढ रहे थे वो था एलेक्सर ऑफ लाइफ। कुछ ऐसी वस्तु हमारे जीवन की जो हमें कभी खत्म ना होने दे, ऐसी वस्तु का प्रयोग करें अपने जीवन में, एक ऐसे केमिकल का प्रयोग करें जीवन में, ऐसे मटेरियल्स को हम यूज़ करें जिससे कि हमारे जीवन को हम क्या कर सकें? इमॉर्टल कर सकें, हम कभी भी मृत्यु को प्राप्त ना हो, हमेशा हम जीवित रहें। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि केमिस्ट्री के डेवलपमेंट में अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। People in ancient India already had the knowledge of many scientific phenomena much before the advent of modern science। भारत के जो पुराने व्यक्ति रहे, पुराने लोग थे, उनके पास पहले से ही नॉलेज था कई साइंटिफिक फेनोमेनन को लेकर, और उसके पहले से ही जो साइंटिफिक फेनोमेनन जो हमारे पास आया, जो हम मॉडर्न साइंस आज पढ़ते हैं, इसके बहुत पहले से ही इन चीज़ों का भारतीय लोगों को ज्ञान था। दे अप्लाइड दैट नॉलेज इन वेरियस वॉक्स ऑफ लाइफ। उन्होंने जीवन के अलग अलग पहलू पर इन नॉलेज को यूज़ भी किया, अप्लाई भी किया। केमिस्ट्री डेवलप्ड मेनली इन द फॉर्म ऑफ अल्केमी एंड आयोट्रोकेमिस्ट्री ड्यूरिंग 1300 and 1600 CE। केमिस्ट्री का डेवलपमेंट मेनली अल्केमी और आयोट्रोकेमिस्ट्री के रूप में हुआ 1300-1600 CE में। मॉडर्न केमिस्ट्री टुक शेप इन द 18th सेंचुरी, और जो मॉडर्न केमिस्ट्री थी उसका जो शेप था वो 18th सेंचुरी में बढ़ना स्टार्ट होता है इन यूरोप, आफ्टर अ फ्यू सेंचुरीज ऑफ अल्केमिकल ट्रेडिशंस विच वर इंट्रोड्यूस्ड इन यूरोप बाय अरब्स। मॉडर्न केमिस्ट्री को जो शेप मिल रहा था 18th सेंचुरी का, वो कब मिल रहा था? वह मिल रहा था जब अल्केमिकल ट्रेडिशंस चल रहे थे यूरोप में। अरब के द्वारा जो अल्केमिकल ट्रेडिशंस को चलाया जा रहा था, उपयोग किया जाता था, उसके कुछ समय के बाद 18th सेंचुरी में मॉडर्न केमिस्ट्री को एक नया रूप भी, मूर्त रूप प्रदान हुआ। तो हमें क्या समझ आया कि केमिस्ट्री का डेवलपमेंट अभी से नहीं, काफ़ी समय पहले से हो रहा था। ठीक है, मैं आपको इस वीडियो के दौरान आपको वो सारी चीज़ें समझाऊंगी जो कि कहीं ना कहीं आपको आपके केमिस्ट्री के बेस को पॉइंट करने में, बेस को बहुत क्लियर आउट रखने में मदद करेगा। सो प्लीज़ पूरी वीडियो को प्रॉपरली रिपीट करके देख लीजिएगा, पूरी वीडियो को प्रॉपरली समझिएगा, क्योंकि इसमें कोई भी एडिशनल चीज़ें नहीं हैं, सारी चीज़ें आपकी NCERT बुक की ही है। तो वो बच्चे जो NCERT बुक को रीड करने में या उनको समझने में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होती है, इट इज़ नॉट दैट मैटर। आप चाहें तो अपनी केमिस्ट्री को बहुत ईजी वे में पढ़ सकते हैं। तो मेरे साथ आप केमिस्ट्री को कंटिन्यू करें और आपको वो बुक का हर एक पॉइंट समझाया जाएगा जो कि आपको कहीं ना कहीं क्लासरूम में या स्कूल में डिस्टर्ब कर देता है या आपको कन्फ्यूज करता है। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम जो
चीज़ें पढ़ रहे हैं वो यहाँ पर अभी खास इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं समझ आई, लेकिन आपको इस चैप्टर में इसके अंदर और भी चीज़ें हैं जो इंपॉर्टेंट मिलेंगी, मैं आपको वो पॉइंट आउट करवाती चलूँगी। आगे बढ़ते हैं। अदर कल्चर्स स्पेशली द चाइनीज एंड इंडियन हैड देयर ओन अल्केमिकल ट्रेडिशंस। यदि हम दूसरे कल्चर्स की बात करें तो दूसरे कल्चर्स में मतलब दूसरी सांस्कृतिक तौर पर यदि बात की जाए तो चाइनीज और इंडियन उनके अपने ही अल्केमिकल ट्रेडिशंस रहे हैं। जैसे हमारे यहाँ दादी नानी से कभी पूछ लें आप तो वो बताएंगे कि हल्दी का सही उपयोग कैसे किया जा सकता है, कि अभी लग जाए, कभी छिल जाए, कभी दर्द हो तो आप हल्दी का पूर्ण रूप से सही प्रयोग कर सकते हो। तो ये क्या है, हमारे अल्केमिकल ट्रेडिशंस ही हैं। ओके, दिस इंक्लूड्स मच नॉलेज ऑफ केमिकल प्रोसेस एंड टेक्निक्स। इसके अंदर बहुत सारी केमिकल प्रोसेस और उनकी तकनीकों का प्रयोग होता है, इनके अंदर इन सभी चीज़ों का नॉलेज होता है। तो मतलब इंडियन लोगों को उनके कल्चर से, उनकी सभ्यता से, उनकी संस्कृति से इन चीज़ों का ज्ञान पहले से ही है, एज वेल एज चाइनीज को भी इन चीज़ों का ज्ञान बहुत पहले से है। Now, in ancient India, chemistry was called रसायन शास्त्र, रस तंत्र, रस क्रिया और रस विद्या। यदि आप अपने एंशिएंट इंडिया की कुछ बुक्स को उठा के देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि केमिस्ट्री को पहले क्या कहा जाता था। केमिस्ट्री का जो पहले पूर्व जो नाम था वह था रसायन शास्त्र, जो आज भी हिंदी में आप यूज करते हैं। रसायन शास्त्र, हिंदी मीडियम के बच्चे केमिस्ट्री को रसायन शास्त्र कहते हैं। रस तंत्र, रस क्रिया और रस विद्या। रस विद्या क्या होगी, जिसमें आप क्या कर सकते हैं, रसों का नॉलेज ले सकते हैं, रस विद्या कहलाएगी। ओके, रस विद्या क्या हो जाएगी, जिसमें आप किसी भी चीज का एक्सट्रैक्ट निकालते हैं और उसका आपको नॉलेज होता है, उसे हम रस विद्या बोल सकते हैं। तो रस विद्या आखिर है क्या, या रस नॉलेज आप बोल सकते हो, रस का ज्ञान। रस क्या है, रस एक किसी भी चीज का एक्सट्रैक्शन निकलता है। ठीक है, जैसे हम आज नींबू का रस यूज करते हैं उसे हम लेमन जूस बोलते हैं, सेम वही है। उनका ही ज्ञान हमें नॉलेज होना चाहिए, उनका ज्ञान हमारे लिए बहुत उपयोगी है, हमारे अपने जीवन में कैसे कहाँ किस जगह पर प्रयोग कर सकते हैं, ये सब कुछ हमें केमिस्ट्री दैट इज रसायन शास्त्र या रस विद्या के अंदर पढ़ने मिलता है। आगे क्या बोलते हैं, ये आगे बताया गया है कि it included the metallurgy, medicine, manufacture of cosmetics, glass, dyes, etc. Systematic excavations at the Mohenjo-daro in Sindh and Harappan in Punjab prove that the story of development of chemistry in India is very old. ठीक है, तो जो हमारे यहाँ पर रस तंत्र या केमिस्ट्री को हम पढ़ते हैं, इसके अंदर मेटलर्जी प्रोसेस, मेटल की फॉर्मेशन या मेटल को निकालना कैसे करा जाता है वो, मेडिसिन्स का फॉर्मेशन, मैन्युफैक्चर ऑफ कॉस्मेटिक्स, जो आज की डेट में बहुत ज़्यादा कॉस्मेटिक्स का यूज़ किया जाता है, वो कैसे बनाए जाते हैं, ग्लास, डाइज, ये सभी चीज़ें जो हम आज यूज़ कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं केमिस्ट्री का ही पार्ट है, जो कि केमिस्ट्री के पढ़ने से या रस विद्या प्राप्त होने से हम इनका फॉर्मेशन कर सकते हैं। और इनके अंदर हम रस विद्या के अंदर या केमिस्ट्री के अंदर इन सभी चीज़ों को हम पढ़ते हैं। आगे बताया गया है कि सिस्टमैटिक एक्सकेवेशंस एट द मोहनजोदारो। आप यदि मोहनजोदारो की साइट को कभी विजिट करें तो आप वहां पाइएगा कि वहां पर हमें जो पुरानी चीजों के बारे में देखने मिला, सिंध और हड़प्पन जो पंजाब में है, उन्होंने ये स्टोरीज हमको बताया कि केमिस्ट्री डेवलप कैसे हुआ है। केमिस्ट्री की डेवलपमेंट की स्टोरीज भी हमें कहाँ से मिलती हैं, हमारे भारत से ही मिलती हैं। ठीक है, केमिस्ट्री का बेसिक जो चीज नॉलेज है हमको कहीं ना कहीं हमारे भारत से ही प्राप्त होता है। आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स सो दैट द बेक्ड ब्रिक्स वर यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन वर्क। आर्कियोलॉजिकली आप फाइंड आउट करेंगे, देखेंगे पुरानी इमारतों को देखेंगे तो आपको पता लगेगा जो बेक्ड ब्रिक्स होती है, जो कि भट्टी में पकाई जाती हैं जो ब्रिक्स, उनका कंस्ट्रक्शन भी हमारे भारत से ही कैसे हुआ, उसको हमने कैसे बनाया वो भी हमें पता लगता है। ये सब केमिकली यूज होता है यहाँ भी। It shows that the mass production of the pottery, which can be regarded as the earliest chemical process in which the materials were mixed, molded and subjected to heat by using the fire to achieve desirable qualities. और तो और आप इनके जो मास प्रोडक्शन को देखेंगे, किस चीज का, पोट्री क्या होते हैं, मिट्टी से बनने वाले घड़े, मिट्टी के प्रयोग
मिट्टी का प्रयोग किया जाता है अलग अलग मटेरियल्स को बनाने के लिए, यूटेंसिल्स को बनाने के लिए, उस पर पता लगता है कि बहुत ही शुरू से इनका केमिकल प्रोसेस जो है वो प्रयोग किया जाता था। केमिकली प्रोसेस्ड जो पोट्री थी वो बनाई जाती थी, इन विच जिसके अंदर क्या किया जाता था, ऐसे मटेरियल्स मिक्स किए जाते थे, उनको मोल्ड ढाला जाता था, उनको गर्म किया जाता था और उनके ऊपर एक फायर मतलब गर्म कैसे किया जाता, बहुत तेज आंच में गर्म किया जाता था, जैसे कि हमें जो क्वालिटी चाहिए है, जो हम बोलते हैं ना चीनी मिट्टी का जो बर्तन होता है वह अलग ही क्वालिटी का होता है। तो इस तरीके से उन्हें बहुत अलग तरीके से बनाया जाता था जिसमें केमिकल प्रोसेस पूरी तरीके से इन्वॉल्व हुआ करती थी। Now, remains of the glazed pottery have been found in Mohenjo-daro। आप देखेंगे जो glazed pottery है उसके कुछ ना कुछ आपको remains out मतलब जो बचे कुछ तत्व हैं वो मिलेंगे। वहाँ आप देखेंगे कि मोहनजोदारो में आपको glazed pottery के remains out मिलते हैं, जिसमें क्या यूज किया गया था, जिप्सम सीमेंट का प्रयोग किया गया था कंस्ट्रक्शन के वर्क में। इसमें लाइम, सैंड्स एंड ट्रेसेस ऑफ CaCO3 जो कैल्शियम कार्बोनेट है वह भी प्रयोग किया गया, चूना भी प्रयोग किया गया, रेत भी प्रयोग की गई थी। ठीक है। Harappans made finds a sort of glass which used in the ornament. They melt and forged a variety of objects from the metal such as the lead, silver, gold and copper। हरप्पन्स ने क्या प्रयोग करना स्टार्ट किया, ऐसी भट्टियों का प्रयोग स्टार्ट किया जहाँ पे कांच का प्रयोग किया जाता था, कांच के ऑर्नामेंट्स बनाए जाते थे। वो क्या करते थे, बहुत सारी वैरायटी के चीज़ों का प्रयोग करते थे। दे मेल्टेड, उनको मेल्ट करते थे, फोर्स्ड आउट, उनको बहुत दबाव में रखा जाता था, दबाव मतलब उनको बहुत प्रेशराइज्ड करके रखा जाता था, जिससे वो क्या मेटल्स, वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स, बहुत तरह तरह के ऑब्जेक्ट्स को बनाया जाता था मेटल्स से। अब मेटल से किसी भी ऑब्जेक्ट को बनाएंगे तो ऑब्वियस है आपको उनको बहुत ज़्यादा गर्म करना पड़ेगा, पिघलाना पड़ेगा और साथ ही साथ उन्हें क्या करना पड़ेगा, उन्हें बहुत प्रेशर में रखना पड़ेगा, तभी वो एक पर्टिकुलर शेप और साइज में कन्वर्ट हो सकते हैं। सच एज द लेड, सिल्वर, गोल्ड एंड कॉपर, ऐसे मेटल्स का प्रयोग किया जाता था जैसे कि लेड हो गया आपका, है ना, सिल्वर हो गया, गोल्ड, कॉपर, इनसे वो बनाते थे। They improved the hardness of copper for making the artifacts by using tin and arsenic। हम ये यहाँ क्या पढ़ रहे हैं कि केमिस्ट्री का डेवलपमेंट आखिर हुआ कैसे, तो हमें क्या समझ आ रहा है कि हमारे जो हड़प्पन सिविलाइजेशन थी वहाँ से हमें समझ में आता है कि जो भी मटेरियल हमें पहले मिले हैं उन साइट्स पर, जो हमारी जो बहुत ही पुरानी सिविलाइजेशंस रही हैं उन साइट्स पर जो भी मटेरियल हमको मिले हैं उनके बारे में पढ़ने पर, उनके बारे में ज्ञान प्राप्त करने पर समझ आता है कि हमारी जो केमिस्ट्री है, रसायन शास्त्र या रसायन विद्या है, वे बहुत ही पुरानी है, लेकिन हमें उसे पढ़ने के लिए उसे समझना बहुत ज़रूरी है। और वो चीज़ें हमें जैसी भी प्राप्त हुई उनके बारे में बहुत डीप स्टडी करने के बाद नॉलेज हुआ कि इनको कैसे बनाया गया, इनके लिए क्या चीज़ों का प्रयोग किया गया। तो कुछ वही चीज़ यहाँ बताई है कि उन्होंने हार्डनेस जो थी, कॉपर की हार्डनेस को क्या किया, इम्प्रूव किया, जिससे कि उसे प्रॉपर यूज़ किया जा सके फॉर मेकिंग द आर्टिफैक्ट्स। मतलब क्या हम आर्टिफैक्ट्स जो बनाते हैं ना, आज कलाकार लोग उपयोग करते हैं, बाय यूजिंग द टिन एंड आर्सेनिक। आर्सेनिक और टिन का यूज करते हुए कॉपर को सॉफ्ट किया गया, जिससे कि हम कुछ अपने लिए कलाकार जैसे ग्लास, अलग अलग बर्तन तांबे के बनाए जा सके, उसके लिए उसे बहुत इम्प्रूव किया गया। नंबर ऑफ द ग्लास ऑब्जेक्ट्स वर फाउंड इन मस्की इन साउथ इंडिया। आप साउथ इंडिया और में देखेंगे तो आपको बहुत सारे कांच के बहुत सारे सामान देखने को मिलते हैं। तक्षशिला एंड हस्तिनापुर, तक्षशिला एंड इन नॉर्थ इंडिया, तक्षशिला हस्तिनापुर जो है नॉर्थ इंडियन वाला साइड, वहाँ पे तक्षशिला और नॉर्थ इंडिया के साइड पर आपको ग्लास के बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स देखने को मिल जाएंगे। Glass and the glazes were colored by addition of coloring agents like the metal oxides। जो ग्लास और ग्लेजेस होते थे उनको बहुत अच्छे से कलर दिया जाता था और कलर करने के लिए कुछ मेटल ऑक्साइड्स का यूज किया जाता था। तो इस तरीके से हम हमारी सिविलाइजेशंस में जो प्राप्त हुए ऑब्जेक्ट्स, यूटेंसिल्स या डिफरेंट आर्ट मटेरियल्स मिलते हैं, उनसे हम जान सकते हैं कि हमारे यहाँ केमिस्ट्री का नॉलेज बहुत ही पुराना है। ठीक है, यहाँ तक आज के लिए इतना काफ़ी है। कल हम इसके आगे की स्टडी करेंगे, इसके आगे का हम कंटिन्यू करेंगे। ओके।